हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जीएसएम। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, आज हमारा डे 5 है। डे 5 में हम लोग देखेंगे 1 फरवरी का प्रीवियस ईयर पेपर। 1 फरवरी जो 2023 का हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर। तो फिर हम शुरू करते हैं। प्लीज़ वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपसे कह रही हूँ, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कॉमेंट जरूर से कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं। गुप्त काल के प्रथम कुलिक शब्द का क्या अर्थ है? गुप्त काल में जो प्रथम कुलिक था कौन होता था? तो मुख्य शिल्पकार को क्या कहा जाता था? प्रथम कुलिक। प्रथम कुलिक किसको कहा जाता था? मुख्य शिल्पकार को प्रथम कुलिक कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हुआ। इससे संबंधित देखते हैं। गुप्त काल के प्रथम कुलिक शब्द का अर्थ मुख्य शिल्पकार है। मुख्य न्यायिक अधिकारी को महादंड नायक कहते थे। देखो, मुख्य न्यायिक अधिकारी को क्या कहते थे? महादंड नायक, या फिर नायक जो होता था ना, महादंड नायक मुख्य न्याय अधिकारी को कहते थे। मुख्य व्यापारी को क्या बोलते थे? सार्थवा। मुख्य व्यापारी को क्या कहते थे? सार्थवा। अगर मुख्य व्यापारी पूछ लेगा तो इनको क्या कहते थे? सार्थवा कहते थे। और यही मुख्य न्यायिक अधिकारी को क्या बोलते थे? महादंड नायक। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। और प्रथम कुलिक शब्द किसके लिए था? मुख्य शिल्पकार के लिए। गुप्त वंश का महान शासक जो था चंद्रगुप्त प्रथम था। वो भुर्ज या फिर जिसको बर्च बोलते हैं, छाल कहाँ पाई गई जिस पर ऋग्वेद की वेद या प्रार्थनाएं सूक्त लिखी गई हैं? पहली बात तो देखो, पांडुलिपि जो होता है ना, था ना हमारा, वो भुर्ज की खाल पे लिखा जाता था या फिर उसकी छाल पे। तो देखते हैं ये कहाँ पे पाया गया है। तो ये कश्मीर में पाया गया है। वो भुर्ज छाल कश्मीर में पाए गए हैं जिस पर ऋग्वेद की वैदिक प्रार्थनाएं यानी सूक्त लिखी हुई हैं। 1028 सूक्त है, आप लोग याद रखिएगा। 1028 सूक्त है ऋग्वेद में। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इस भुर्ज वृक्ष की छाल का उपयोग किया गया था। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के पुस्तकालय में संरक्षित है। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। 1028 सूक्त है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और ये पांडुलिपि कहाँ रखा है? पुणे मतलब महाराष्ट्र के पुस्तकालय में रखा हुआ है, पुणे में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी तमिल कृति में हमें आम पुरुष महिलाओं के जीवन के बारे में सूचित करती है? तो ये है पेरियापुरम। पेरियापुरम जो है ना, ये आम मतलब कि तमिल कृति है और इसमें आम पुरुष महिलाओं के जीवन के बारे में लिखा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। 12वीं शताब्दी की तमिल कृति पेरियापुरम में आम पुरुष और महिलाओं के जीवन के बारे में सूचित करती है। अब अगला वाला हम लोग देखते हैं। शिल्पदिकारम तमिल साहित्य के प्रथम महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। देखो, इसको याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आता है। तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन है? शिल्पदिकारम। इस महाकाव्य की रचना इलांगो, देखो ये भी पूछेगा किसने किया था? इलांगो आदिगल ने किया था। इलांगो आदिगल ने की थी। वैल्यापति जो है, ये वाला ऑप्शन बी वाला, वैल्यापति संगम कालीन प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसका तमिल साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। मेरी मकलई 30 छंदों का महाकाव्य। इसके रचनाकार चितलाई चतनार है। कौन है? चितलाई चतनाकार। देखो, पुस्तक याद रखना, ऐसे ही पुस्तक पूछेगा क्योंकि एनसीईआरटी में यही सब दिया है। निम्नलिखित में कौन सा मेल नहीं खा रहा है? देखो, खजुराहो का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल शासकों ने। ये तो सही है, इसमें गलत पूछा है। एहोल का मंदिर का किसने निर्माण करवाया था? तो चालुक्य वंशों ने करवाया था। कांचीपुरम का तो पल्लव वंश ने कराया था। महाबलीपुरम का, देखो महाबलीपुरम का इसमें मिल गया, गलत पूछा था तो गलत का आंसर गलत होता। महाबलीपुरम का भी पल्लवों ने करवाया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हुआ। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तवारीख को सुशिक्षित व्यक्तियों द्वारा उर्दू में लिखा गया था। नहीं, तवारीख जो था ना वो फारसी में लिखा गया था। और मतलब कि तवारीख जो था, तवारीख सिर्फ मतलब सुशिक्षित व्यक्ति नहीं, मंत्री वगैरह भी रहते थे, व्यापारी टाइप के लोग जो काफी पढ़े लिखे होते थे वो लोग भी लिखते थे। तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे, ये तो सही है। तवारीख के जो लेखक थे ना वो नगरों में रहते थे। वो प्राय अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे पुरस्कार पाने की आशा में लिखा करते थे। ये भी सही। तो इसमें पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही। देखो, इसमें पहला दिया हुआ गलत हो गया, इसमें भी पहला दिया, इसमें भी पहला दिया। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। दूसरा और तीसरा सही है। तवारीख के लेखक के बारे में क्वेश्चन आता है, इसको याद रखिएगा। तवारीख के संबंध में कथन 2 और कथन 3 दोनों सही है। तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे, अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे पुरस्कार पाने की आशा में लिखते थे। मतलब वो लोग इसलिए लिखते थे, अपने जो सुल्तान होते थे, कि उनसे ढेर सारा पुरस्कार पाएंगे इसकी आशा में। तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति, देखो कौन कौन होते थे? सचिव होते थे, प्रशासक, कवि होते और दरबारी जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, जो घटनाओं का भी वर्णन करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। घटनाओं का तो वर्णन करते ही थे, साथ साथ में क्या करते थे? शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। तवारीख फारसी भाषा में लिखा गया था। कौन सी भाषा में लिखा गया था? फारसी में।
अगला है निम्नलिखित में कौन सी रचना सूरदास द्वारा संकलित नहीं। देखो सूरसागर तो ये सूरदास का है, शूरसा रावली ये भी सूरदास का है, साहित्य रत्ना नहीं, साहित्य रत्ना उनका नहीं है, साहित्य लहरी तो है, साहित्य रत्ना नहीं है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर। साहित्य रत्ना सूरदास संकलित नहीं है। शूरसागर, शूरसा रावली, साहित्य लहरी ये तीनों सूरदास द्वारा संकलित है। सूरदास हिंदी के भक्ति काल के महान कवि थे। ये भगवान श्री कृष्ण के मतलब उपासक थे और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि थे, ब्रज भाषा में लिखते थे। सूरदास हिंदी साहित्य के सूर्य के रूप में माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं 18वीं शताब्दी के बारे में दिया। 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। देखो 18वीं शताब्दी जब स्टार्ट हुआ तो मुगल साम्राज्य का पतन मतलब स्टार्ट हो गया था, क्योंकि जैसे औरंगजेब मरा था तो मुगल साम्राज्य का पतन स्टार्ट होने लगा था। उसके बाद कोई लायक मतलब शासक नहीं था, ये तो सही है। मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ साथ कई प्रांत सूबेदार और बड़े जमींदारों ने भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न हिस्सों में अपनी शक्ति और प्रबल कर ली। मतलब कि जैसे मुगल शासक के जो सूबेदार वगैरह थे मतलब वो क्या करते थे, जैसे उन्हें बंगाल का जमींदार मतलब सूबेदार नियुक्त किया गया तो वो क्या किया, वहाँ खुद को सम्राट दिखा लिया, क्योंकि देखने लगे मुगल कमजोर पड़ रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है ए की, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। देखो इसको देखते हैं। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य के पतन का आरंभ हो गया था। 18वीं शताब्दी में अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों से मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। 18वीं शताब्दी में बंगाल एक क्षेत्रीय राज्य बन जाने में जमींदार में काफी बदलाव आया। मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ कई प्रांतों के सूबेदार अपनी शक्ति प्रबल कर लिए। अगला हमारा जो क्वेश्चन है 8 नंबर का, किस क्षेत्र में भूस्वामी को वेल्लार कहा जाता था। तो वेल्लार कहाँ पे कहा जाता था, तमिल में। देखो हमने इसको एनसीईआरटी में तो पढ़ा है, किस मतलब कि किस भूस्वामी को वेल्लार कहा जाता था, तो तमिल क्षेत्र में। तमिल क्षेत्र के भूस्वामी को वेल्लार कहा जाता था। भूस्वामी को क्या कहा जाता था, वेल्लार कहा जाता था। संगम युग में साधारण हल चलाने वाले को उझावर कहा जाता था। मतलब संगम युग में जो साधारण हल चलाते थे उनको क्या कहा जाता, उझावर कहा जाता था। दोनों दासों सहित भूमिहीन मजदूरों को कैदिशियार, देखो याद रखना कैदिशियार बोलते थे अधिमई के। जो दास होते थे ना, दास होते थे उनको क्या बोलते थे, कैदिशियार। और मतलब और जो भूमिहीन मजदूर होते थे अधिमई के नाम से जाना जाता था। ये देखो क्वेश्चन पूछता है आपसे, अब ध्यान से इसको देखिएगा। अगला क्वेश्चन है ऑप्शन ए ऑप्शन बी को पढ़िए और बताना इसमें क्या सही है क्या गलत है। राजा राम मोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना जो है वो अन्यायपूर्ण तौर तरीके से छुटकारा पाना जरूरी है। दूसरा जो है उसमें दूसरा दिया हुआ है, सुधारकों का विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वो पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन में नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हों। बिल्कुल देखो पहला भी सही था दूसरा भी सही था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं। कथन कथन दोनों सही है। राजा राम मोहन राय को समाज सुधारक के रूप में जाना जाता था। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में, समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए, क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीके से छुटकारा पाना जरूरी है। सुधारकों का प्रमुख विचार था कि लोगों को समाज में परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे सती प्रथा, विधवा विवाह ये सब मतलब नहीं अलाउ, सती प्रथा तो अलाउ था लेकिन विधवा विवाह नहीं अलाउ था। तो ये लोग चाहते थे ना कि कुरीतियां बंद हो और जो मतलब कुरीतियां थी उसको बंद किया जाए। पूर्व मद्रास में चेन्नई में स्थापित बेद समाज प्रेरित था। बेद समाज किससे प्रेरित था, तो बेद समाज जो था ब्रह्म समाज द्वारा ही तो प्रेरित था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। पूर्व मद्रास चेन्नई में स्थापित वेद समाज ब्रह्म समाज द्वारा प्रेरित था। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 में की गई थी। भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए की गई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। देखो प्रार्थना समाज का भी मतलब देखो पूछ लेगा आपसे तो सबको याद रखना जरूरी है ना। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। आर्य समाज के एक हिंदू सुधार आंदोलन से संबंधित था। आर्य समाज जो था वो किससे संबंधित था, एक हिंदू सुधार आंदोलन से संबंधित था, जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी 1875 ईस्वी में। युवा बंगाल आंदोलन 1826 ईस्वी में चला था, युवा बंगाल आंदोलन। इस आंदोलन की शुरुआत हेनरी बीपीएन डेरिजियो द्वारा किया गया था। डेरिजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि कहा जाता था। देखो याद रखना इनके बारे में पूछता है, डेरिजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें भी कथन ए कथन बी दिया हुआ है। कथन ए में दिया हुआ है ईवी रामास्वामी नायर और पेरियार मनु संहिता भगवत गीता और रामायण जैसे ग्रंथों के आलोचक थे। ऑप्शन है पेरियार ने देखा कि ये ग्रंथ निम्न जातियों के ऊपर उच्च जातियों और महिलाओं के ऊपर पुरुषों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए उपयोग में लाए जाते थे। तो देखो ये दोनों सही था। जो ईवी रामास्वामी नायंकर थे ना, उन्होंने मतलब और वो क्या कहते ईवी रामास्वामी नायंकर और पेरियार मनु संहिता और भगवत गीता और रामायण जैसे ग्रंथों के आलोचक थे। ठीक है, ये भी सही था क्योंकि पेरियार ने देखा कि ये ग्रंथ जो है, जो छोटे जात के लोग हैं, बड़े जात के लोग उन पे मतलब कि अत्याचार करते थे, महिलाओं के ऊपर भी कहते थे, और ये पुरुषों को मतलब सर्वश्रेष्ठ मानते थे जो उच्च कोटि के। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। ए आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल ने घोषणा की थी कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल राजा होंगे? तो लॉर्ड कैनिंग ही तो किया था। लॉर्ड कैनिंग ने ही मतलब ये किया था घोषणा कि बहादुर शाह जफर जो हो अंतिम ये मुगल राजा होगा। और बहादुर शाह जफर मतलब ये भी क्वेश्चन पूछ लेता अंतिम मुगल शासक या फिर राजा कौन था, तो बहादुर शाह जफर द्वितीय था। लॉर्ड कैनिंग नामक गवर्नर जनरल ने घोषणा की थी कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल राजा होगा। 1857 के विद्रोह में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया था। देखो अब इन लोगों के बारे में याद रखना, ये जो भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट। डलहौजी जो है व्यक्तिगत के सिद्धांत का आरंभ शुरू किया था। हार्डिंग जो था नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। देखो ये सब क्वेश्चन पूछता है, यही मतलब कि ये सब याद रहेगा तो सही रहेगा। हार्डिंग क्या करता था? नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाता। एलिंगन क्या था? बाहशी आंदोलन का दमन। बाहशी आंदोलन का दमन, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस भाषा में केसरी अखबार छपता था? केसरी अखबार कौन सी भाषा में छपता था? तो मराठी भाषा में छपता था। और केसरी अखबार के प्रकाशन मुंबई से बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया जाता था। और बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। और केसरी अखबार कौन सी लैंग्वेज में यानी भाषा में छपता था? तो मराठी में छपता था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस एक्ट से भारतीय संविधान के द्वारा काफी मतलब संख्या में प्रावधान लिए गए हैं? तो कौन सा एक्ट है? तो आपको पता है 1935 भारत मतलब जो ये भारत में था एक्ट 1935 का, इसमें बहुत सारा मतलब संविधान से प्रावधान लिया गया अपने में। 1935 एक्ट भारतीय संविधान द्वारा काफी संख्या में प्रावधान लिए गए। यह एक विस्तृत दस्तावेज था जिसमें देखो 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थे। इसमें प्रस्तावना का अभाव था, मतलब प्रस्तावना का अभाव था। इस अधिनियम द्वारा अलिखित भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था। इस अधिनियम के तहत 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। इस अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से पृथक कर दिया गया था। देखो बर्मा भारत से कब अलग हुआ था? 1935 में ही तो अलग हुआ था। 2 नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ था। और 2 नए प्रांत का मतलब कि निर्माण हुआ था सिंध और उड़ीसा का 1909 क्या 1909 का एक्ट जो था देखो ये सब भी इंपॉर्टेंट है। ये मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता था। इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई। मार्ले मिंटो के ये जो 1909 में आया था। भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947। इस अधिनियम के तहत भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र अधिराज्य मतलब एक पाकिस्तान हो गया और एक इंडिया की स्थापना की गई। इस अधिनियम से के अंतर्गत 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की भी घोषणा की गई थी। तो ये सब याद रखिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें देखो हमें लगता है सुमेलित नहीं की जगह पे कौन सा सुमेलित है ये पूछ लिया है। देखो जुपिटर ये जो मार्स है ना, पहले मार्स को देख लेते हैं। ग्रह और चंद्रमा की संख्या यानी मतलब चंद्रमा यानी उपग्रह जो हो गया। देखो मार्स का तो इसमें सही है। मार्स का जो है ना 2 है। बृहस्पति जो है ना जिसको हम जुपिटर बोलते हैं ग्रह, मतलब इसके उपग्रह की संख्या 52 ना होकर 27 है। 27 है देखिए 27 है बृहस्पति की। यूरेनस की कितनी है? यूरेनस की 13 ना, यूरेनस की जो है ना, यूरेनस जो है इसकी 13 ना होकर 14 है। 13 ना होकर इसकी कितनी है? 14 है। 14 है। तो इसमें देखो कौन कौन सा गलत है? बी सी डी ये तीनों गलत है। इसमें सही से पूछा, इसमें गलत ही पूछा तो पहले याद रखना है ये तीनों गलत है। और सही इसमें सिर्फ मंगल का है। मंगल के 2 है। 2 याद रखिएगा। इसका क्या नाम है? फोबोस और डिमोस। फोबोस और डिमोस। तो इसका राइट आंसर फोबोस और डिमोस हुआ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों ए तथा आर को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। उत्तरी ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है। देखो ये वाला तो गलत है। ये वाला जो है ना ये तो गलत है। नहीं
देखो एक सेकेंड, ये सही तो है लेकिन हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी होती है और कम उष्मा देती है। सूर्य की किरण, देखो ये हमारा वृत्त हो गया, विषुवत वृत्त हो गया। जब सूर्य की किरणें होती है ना, ये तिरछी पड़ती है, इसीलिए हमेशा मतलब कि मतलब जो होता है यहाँ पे कम उष्मा होता है। अगर यहाँ पे देखो जहाँ पे कोई भी जगह देख लो जहाँ पे सूर्य की किरणें बहुत कम रहती हैं, तो वहाँ पे ठंडा तो होता ही है ना, तो इसी वजह से मतलब गर्म होती हैं। यहाँ पे क्या हुआ, कम उष्मा देती है। तो ये दोनों तो सही है लेकिन इसका मतलब व्याख्या सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ। उत्तर ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच क्षेत्र बहुत ठंड होती है। सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी होती है और कम उष्मा देती है। विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध के मध्य के भाग को शीत कटिबंधी या ध्रुवीय कटिबंध कहा जाता है। देखो इस एरिया को कहा जाता है, इस एरिया को, ये हो गया, ये हो गया, इस एरिया को कहा जाता है। शीत कटिबंधी तापमान बहुत ही कम होता है, परिणाम स्वरूप यहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है, जिससे उत्तरी ध्रुव वृत्त के क्षेत्र मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। मतलब यहाँ पे देखो लास्ट में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और यहाँ पे हमेशा बर्फ जमा रहता है। पूर्व में सूर्य उदय होता है कि देखो सूर्य हमारा जो है ना पूर्व में उदय होता है, लेकिन हमारी पृथ्वी कैसे रोटेट करती है, तो हमारी पृथ्वी जो है ना पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। देखो एकदम अपोजिट है सूर्य और पृथ्वी। सूर्य किधर से उगता है, पूर्व से, और पृथ्वी हमारी किधर से रोटेट होती है, पश्चिम, मतलब कि पश्चिम की तरफ से चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी हमारी किधर से लगाती है, पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हमने आपको बता दिया है। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसको क्या बोलते हैं, चंद्रमा। और देखो पृथ्वी को जल की उपस्थिति के कारण नीला ग्रह भी कहा जाता है। एकमात्र उपग्रह है जिसको चंद्रमा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय सरकारी कार्यालयों के खुलने का समय मतलब 9 बजे है। मतलब भारतीय मानक समय के अनुसार मतलब जो केंद्रीय सरकारी चीज हो गई वो 9 बजे खुलता है। चंडीगढ़ के पास देखो चंडीगढ़ के पास 76 डिग्री 45 पूर्वी देशांतर पर, कलकत्ता के पास 88 डिग्री 15 पूर्वी देशांतर क्रमशः स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों के खुलने का स्थानीय समय क्या होगा। तो इसके स्थानीय समय क्या होंगे, देखो 8:37 पूर्वा और यहाँ पे 9:23 पूर्वा खुलने का। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं। भारत में केंद्रीय सरकारी कार्यालयों के खुलने का समय पूर्वा 9 बजे भारतीय मानक समय के अनुसार। चंडीगढ़ के पास देखो 76 डिग्री 45 पूर्वी देशांतर पर और कलकत्ता के पास 88 डिग्री 15 पूर्वी देशांतर क्रमशः मतलब केंद्र पर स्थित है। केंद्र सरकार के कार्यालयों के खुलने का स्थानीय समय यही होगा 8:37 और ये 9:23 का। अगला हमारा क्वेश्चन, दक्कन के पठार अपनी पश्चिमी भाग पर कौन सी भौतिक विशेषता से जुड़ा है। तो दक्कन का पठार जो है ना ये अपनी पश्चिमी भाग पर कौन से जुड़ा है, तो सह्याद्री से तो जुड़ा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, सह्याद्री से। दक्कन के पठार अपने पश्चिमी भाग पर सह्याद्री भौतिक विशेषता से जुड़ा है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा सह्याद्री को 2 भागों में बांटते हैं। देखो यही जो सह्याद्री है ना इसको मतलब कि 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश ही इसको 2 भागों में बांटती है, उत्तरी सह्याद्री एवं दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कालसुबाई है, कालसुबाई एवं दक्षिणी सह्याद्री का प्रमुख शिखर कौन सा है, तो प्रमुख शिखर इसका जो है कुर्देमुख है। दक्कन का पठार मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में स्थित है। यह पठार ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों से बना है। किससे बना है ये, ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। इस पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है। जो दक्कन का पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता पाई जाती है, मतलब इसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। अब मिलान करना है इसमें, हमें देखो बताना है, मिलान करना है। देखो पहले तो आपको सीधे से आप समझ जाएंगे संगमरमर क्या है। हमने आपको पहली अगर आपने प्रीवियस क्लास में देखा होगा तो संगमरमर आपको पता चल गया होगा क्या है, हमारा कायांतरित शैल है। संगमरमर हमारा क्या है, वो कायांतरित शैल है। फिर से देखिएगा हमारा संगमरमर कौन सा मतलब वो है, कायांतरित शैल है, कायांतरित। तो हमारा संगमरमर जो हो गया वो कायांतरित शैल हो गया। संगमरमर हमारा कायांतरित शैल हो गया, ये संगमरमर हमारा कायांतरित शैल हो गया। बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर क्या हो गया, औषधि शैल, बलुआ पत्थर औषधि शैल हो गया। कोयला क्या हो गया हमारा, कोयला तो आप लोग समझ ही जाएंगे ना हमारा क्या हो गया। तो कोयला हमारा जो हो गया जीवाश्म ईंधन हो गया, जीवाश्म ईंधन हो गया कोयला हमारा, जीवाश्म ईंधन हो गया। ग्रेनाइट हमारा क्या हो गया, तो फिर हमारा ग्रेनाइट जो होता है ना वो आग्नेय शैल हो गया। देखो इस तरह से मिलाना, यहाँ ऑप्शन में जो सी दिया है ना वो गलत दिया हुआ है। संगमरमर हमारा कायांतरित शैल याद रखना, बलुआ पत्थर हमारा जो हो गया वो औषधि शैल हो गया, कोयला हमारा जीवाश्म ईंधन हो गया और ग्रेनाइट हमारा आग्नेय शैल हो गया। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ये रहा संगमरमर कायांतरित शैल, बलुआ पत्थर औषधि शैल, कोयला जीवाश्म ईंधन, ग्रेनाइट आग्नेय शैल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। स्थल मतलब स्थल रूप दिया है और घटक दिया हुआ है। ये देखो क्लास 6 की ज्योग्राफी में है।
देखो तटबंध क्या है? तटबंध जो है ना वो समुद्री तरंग है। समुद्री तरंग, तटबंध हमारा क्या है? समुद्री तरंग है। तटबंध क्या है? समुद्री तरंग है। तटबंध फिर से याद रखिएगा क्या है हमारा? समुद्री तरंग। इसमें पूछ रहा है ना, युग्मों पर विचार करना है और बताना है कौन सा युग्म सही है। तो इसमें पहले हम इसको देख लेते हैं कौन सा युग्म सही है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तटबंध हमारा क्या है? पवन है? नहीं, तटबंध हमारा जो है वो पवन नहीं है। तो हमारा ये तो ऑप्शन कट गया। जिसमें ए होगा पहले तो आप उसको काट दीजिए, ए जिसमें होगा उसको हम काट देंगे। देखो 2 ऑप्शन तो हमारे कट गए, 2 ऑप्शन बचे। स्टैग क्या है हमारा? स्टैग जो है ये हमारा समुद्री तरंग है, ये तो सही है हमारा। छत्रक शैल क्या है? छत्रक शैल पवन है। देखो ये भी कट गया। तो इस जहाँ पे ये सी होगा वो भी कट जाएगा, तो ये भी कट गया। तो इसका हमें राइट आंसर मिल गया ना, ऑप्शन सी। बी और डी सिर्फ सही है। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, तटबंध जो है ना वो समुद्री तरंग है, स्टैग जो है ये भी समुद्री तरंग। फिर से याद रखिएगा, तटबंध जो है समुद्री तरंग है, स्टैग जो है समुद्री, छत्रक शैल जो है पवन है, हिमोर जो है वो हिमनद है। हिमोर जो है वो हिमनद है, छत्रक शैल हमारा पवन है। तो इस तरह से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लद्दाख की जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क है, निम्न में से कौन सा कारक इसके लिए उत्तरदायी है? कौन सा कारक इसके लिए उत्तरदायी है? पहला है अक्षांश, दूसरा है ऊंचाई, तीसरा है वायु दाब एवं पवन, और चौथा मतलब ऑप्शन डी जो है वो समुद्र से दूरी है। तो देखो ये अपने मतलब किस लिए? ऊंचाई के कारण। लद्दाख बहुत मतलब ऊंचे पे है ना, यहाँ पे तो सियाचिन मतलब जो है सियाचिन है वहीं पे तो है, मतलब सबसे ऊपर युद्ध की मतलब लड़ाई की जाती है जो सियाचिन है वहीं पे तो है। तो इसीलिए इसकी ऊंचाई के कारण ये सबसे ज़्यादा शीतल और शुष्क है। और यहाँ पे बारिश भी बहुत कम होती है, भी याद रखना 10 डिग्री सेंटीमीटर, बस इससे ज़्यादा 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होती यहाँ पे, और राजस्थान में भी। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं। लद्दाख की जलवायु अपनी ऊंचाई के कारण अत्यधिक शीतल और शुष्क है। लद्दाख उत्तर पश्चिम हिमालय के पर्वतीय क्रम में आता है, जहाँ का अधिकांश धरातल कृषि योग्य नहीं है। यहाँ की जलवायु उत्पन्न अत्यंत शुष्क एवं कठोर है। यहाँ की जलवायु जो है अत्यंत शुष्क एवं कठोर है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का, निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए, इसका चयन कीजिए। कम तापमान, देखो कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है। दूसरा है ठंडे क्षेत्रों में वायु जो ठंडे क्षेत्र होते हैं वो जो वायु होता है वो भरी होती है। तो ए और आर दोनों सही। देखो फिर से हम इसको बता देते हैं ताकि आप भूले नहीं। कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है, ये तो सही है, और ठंडे क्षेत्रों में वायु भरी होती है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला हमारा 24 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जनसंपर्क माध्यम का उदाहरण नहीं है? देखो समाचार पत्र तो है, देखो हम न्यूज़पेपर से ही तो पढ़ते हैं, फिर न्यूज़ से पढ़ते हैं, रेडियो से भी हम लोग सुनते हैं, लेकिन सेल्यूलर फोन ये इससे तो नहीं है। तो यही इसका मतलब पूछा गलत था, गलत का आंसर गलत। टेलीविजन से तो है ही, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सेल्यूलर फोन जनसंपर्क माध्यम का उदाहरण नहीं है। समाचार पत्र वगैरह ये तीनों जो है ये है। सेल्यूलर फोन एक तार रहित जल मतलब कि चल संचार उपकरण है। भूमध्य सागरीय प्रकार की वनस्पति कहाँ पाई जाती हैं? भूमध्य सागरीय वनस्पति कहाँ पे पाई जाती है? यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर समीप प्रदेश में नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में नहीं, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में नहीं, दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में। बिल्कुल इसका राइट आंसर है दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में। भूमध्य सागरीय प्रकार की वनस्पति कहाँ पाई जाती है? दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में। भूमध्य सागरीय प्रकार की वनस्पति दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है। यहाँ की अधिकतर वनस्पति शुष्कता प्रतिरोधी क्षमता होती। इन पेड़ों की छाल, मोटी पत्तियां कड़ी, चिकनी और चमकदार होती हैं। इन पेड़ों की शाखाएं कांटेदार और मोटी होती हैं। यहाँ की वनस्पति की ये सभी विशेषताएं उसे ग्रीष्म ऋतु में होने वाले अत्यधिक वाष्पोत्सर्जन से बचाती है। इस प्रकार की वनस्पति का सबसे अच्छा उदाहरण यहाँ पर पाई जाने वाली सदारहित छोटी छोटी झाड़ियां हैं, जिन्हें कैलिफोर्निया के चेपेरल, दक्षिणी फ्रांस में मैकीज तथा इटली में मछिया कहते हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेशों की जलवायु घास उगाने के लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि यहाँ ग्रीष्म ऋतु जो है शुष्क होती है। यहाँ पर नींबू जात के रसदार फल उगाने के लिए प्रसिद्ध है। हाँ देखो ये क्वेश्चन आपसे भी पूछेगा, कोई प्रीवियस ईयर में जरूर ये पूछेगा आपसे, भूमध्य सागरीय प्रकार की वनस्पति कहाँ मतलब कि कौन से फल पाए जाते हैं? तो नींबू जाति के, जैसे हो गए ये हमारे संतरा हो गया, नींबू, अंगूर, खुमानी, अनार, आड़ू, तो ये सब हो गया। अगला क्वेश्चन, निम्न संसाधनों पर विचार कीजिए। मतलब निम्न संसाधनों पर विचार करना है, इससे पूछ रहा है कौन सा सही है मतलब कौन सा गलत है। अभ्रक,
इसमें क्या बताना है, उपयोग मतलब कि प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है। नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हमें इसमें पूछ रहा है, तो देखो कौन सा है हमारा, ये जो फॉरेस्ट मतलब वन तो है ही हमारा, लेकिन प्राकृतिक गैस को तो हम थोड़ी नहीं दोबारा, अगर एक बार खत्म हो गया तो हम इसको नहीं कर सकते, तो ये नहीं है। और ये हमारा सॉइल, मृदा, मृदा को हम क्या कर सकते हैं, मृदा जो है हमारा, इसको भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन जल खत्म हो गया तो हम कर सकते हैं नहीं, तो इसमें सिर्फ सही हमारा होगा ना बी और डी और ई में कौन सा है यार, ये जल, इसको देखते हैं इसके बारे में हम लोग। वन, मृदा एवं जल प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो प्रकृति रूप से प्राप्त होते हैं तथा कुछ संसाधनों के साथ उपयोग किए जाते हैं। वन मनुष्यों के लिए इमारती लकड़ी, जनजातीय और जानवरों के लिए भोजन, पानी, आश्रय प्रदान करते हैं। जीवों के बीच पोषक चक्र श्रृंखला बनाते हैं। प्रजातियों की जैव विविधता को बढ़ावा देते हैं। महासागरीय जल प्राकृतिक संसाधन का एक उदाहरण है। देखो महासागरीय जल जो है, महासागरीय तरंगों का उपयोग करके तरंग शक्ति उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है, जो एक नवीकरणीय ऊर्जा है। मतलब कि महासागरीय तरंगों का तरंग यूज करके हम मतलब जल को उत्पन्न कर सकते हैं। समुद्र में समुद्र प्रजातियों की जैव विविधता होती है, जहाँ पोषक चक्र समान होते हैं। प्राकृतिक संसाधन मानवता की प्राकृतिक विरासत का हिस्सा है। नवीकरणीय संसाधन ऊर्जा के उदाहरण जैसे सौर ऊर्जा हो गए, सौर ऊर्जा हो गया, मतलब इसको भी हम कर सकते हैं। पवन ऊर्जा हो गया, जल विद्युत ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस, जैव ईंधन। अनवीकरणीय संसाधन के अनवीकरणीय देखो जो हो गया, जो हम जिसको नहीं मतलब कि पैदा कर सकते हैं फिर उपजा सकते हैं, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया। अगला क्वेश्चन है मृदा के विरचन गठन में कौन सा कारक भूमिका निभाते हैं। इसमें बताना है कौन सा सही है। देखो मूल चट्टान तो निभाते हैं, ये तो सही है। स्थलाकृति नहीं, ये स्थलाकृति नहीं। जलवायु संबंधी कारक जो, ये तो नहीं हुआ। समय नहीं, समय से क्या, समय से मतलब थोड़ी है, समय के साथ परिवर्तन, ये मिट्टी काले का है, पीले कलर का थोड़ी हो जाएगा, समय बदलेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, केवल ए और सी। मृदा के विरचन यानी या फिर गठन में मूल चट्टान एवं जलवायु के संबंधित कारक भूमिका निभाते हैं। जलवायु मृदा निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण सक्रिय कारक है। देखो याद रखना, जलवायु मृदा निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण सक्रिय कारक है। मृदा के विकास में संलग्न विभिन्न जलवायु तत्व जैसे वर्षा, वाष्पीकरण की बारंबारता और अवधि तथा आर्द्रता, तापक्रम, मृदा निर्माण शैल एक निष्क्रिय नियंत्रक कारक है। मृदा निर्माण के गठन व संरचना शैल निक्षेप के खनिज एवं रासायनिक संयोजन पर निर्भर करती है। जिन स्थानों पर मृदा नहीं होती अर्थात परिपक्व नहीं होती, वहां की मृदाओं की मूल शैलों के साथ घनिष्ठ संबंध होता है। मूल शैल जैसे चट्टान की भांति स्थलाकृति भी एक द्वारा निष्क्रिय नियंत्रक कारक है। तीव्र ढालों वाले क्षेत्र में मृदा छिछली तथा सपाट क्षेत्र में मृदा गहरी एवं मोटी होती है। कर्ज, देखो अगला ये है, कर्ज का जाल ग्रामीण इलाकों में मुख्यतः के बीच एक शोषणकारी संबंध को दर्शाती है। ये क्या है, तो देखो छोटे किसान और खेतीहर मजदूर, जो देखो कर्ज का जाल ग्रामीण इलाकों में क्या होता है, छोटे किसान के बीच एक शोषणकारी संबंध को तो और दर्शाता है ना, यही तो दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। कर्ज का जाल ग्रामीण इलाकों में मुख्यतः साहूकार और छोटे किसानों के बीच एक शोषणकारी संबंध को दर्शाता है। खेतीहर मजदूर वही हो गए जैसे जिनके पास खेती वगैरह मतलब करने के लिए खेत वगैरह हैं। साहूकार यथेष्ट संपत्ति तथा घनाष्ट व्यक्ति होते हैं। छोटे किसान वह किसान होते हैं जिनके पास खेती करने योग्य भूमि केवल 1 हेक्टेयर से ज़्यादा या फिर 2 हेक्टेयर से कम होती है। भारत में ज़्यादातर किसान छोटे और सीमांत हैं। कर्ज की समस्या ग्रामीण छोटे किसानों में ज़्यादा होती है, इसलिए कर्ज रूपी जाल साहूकार और छोटे किसानों के बीच एक शोषणकारी संबंध को प्रदर्शित करता है। अगला हमारा 29 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें देखो अभिकथन और कारण दोनों दिया है। अभिकथन दिया है, लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यम मीडिया महत्वपूर्ण है। हाँ देखो, लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यम जो है मीडिया जो है ये महत्वपूर्ण है। और कारण दिया है, संचार माध्यम मतलब संचार माध्यम यानी जो मीडिया हो गया से प्राप्त सूचना विश्वसनीय होना चाहिए, ना कि पक्षपातपूर्ण। ये तो सही है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यम मीडिया महत्वपूर्ण है। संचार माध्यम मीडिया से प्राप्त सूचना विश्वसनीय होनी चाहिए, ना कि पक्षपातपूर्ण होनी चाहिए। लोकतंत्र में मीडिया का एक प्रमुख स्थान है। मीडिया द्वारा एक प्रदत्त जानकारी जनमानस तक पहुंचती है। लोकतंत्र में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के साथ मीडिया चौथा स्तंभ है। ये लोकतंत्र का एक मुख्य प्रहरी है। अब हमारे यहाँ का मीडिया तो आप लोग जानते हैं, बस उन्हें कोई न्यूज़ मिल जाए, जैसे कभी सीमा हैदर के बारे में मिल गया, बस उसी पे लेके चले जाएंगे। बेरोजगारी के बारे में, इस सब के बारे में नहीं बात कर पाएंगे वो। मीडिया एक स्वस्थ लोकतंत्र
लोकतंत्र को आकार देने की महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। यह लोकतंत्र की रीढ़ है। मीडिया को पक्षपातपूर्ण रूप से व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह एक विश्वसनीय संचार का रूप है। तो ए और आर दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सरकार काम करती है। भारत में सरकार किस तरह काम करती है, तो आपको ये बताना है। तो भारत में जो सरकार काम करती है वार्ड स्तर पे नहीं, राज्य स्तर पे हो गया। और ये पहला तो राज्य स्तर पे करती है, सेकंड राष्ट्रीय स्तर पे। हमारे यहाँ तो देखो पहले एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, फिर स्टेट होता है। तो पहले वो राज्य पे करती है, फिर राष्ट्रीय पे। तो इसका राइट आंसर बी सी। जिस ऑप्शन में बी और सी होगा तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, राइट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन है, कौन सरपंच की तरह कार्य करता है, मतलब सरपंच की तरह कौन कार्य करता है। पंचायत मतलब जिसको प्रेसिडेंट कहा जाता है, कौन कार्य करता है। ग्राम सभा का सचिव, ग्राम सभा का सचिव नहीं। खंड विकास अधिकारी नहीं, खंड विकास अधिकारी थोड़ी करता है। वीडियो जो होता है वो थोड़ी करता है। अन्य वार्ड सदस्य द्वारा चयनित चुना गया एक वार्ड सदस्य। देखो जैसे मान लो एक गांव हो गया, जैसे अभी हम लोग के गांव में होता है चुनाव होता है, तो हम लोग प्रधान को चूज करते हैं, तो वही पूछ रहा है। तो अन्य वार्ड सदस्य द्वारा चयनित चुना गया जो था एक वार्ड सदस्य। देखो इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इनका चुनाव ग्राम वासियों द्वारा ही होता है। जैसे भी हमें पता है इसके बारे में हमने आपको करा दिया है। अगर प्रीवियस ईयर आप पीछे मतलब डे 3 का देखेंगे ना, तो इससे क्वेश्चन आया। तो इस टॉपिक सब टॉपिक से क्वेश्चन आया, इसलिए मैं इसका ब्रीफ में बताती जाती हूँ ताकि जो क्वेश्चन आए ना आप करते जाए। लेबर चौक किसे कहते हैं, व्हाट इज अ लेबर चौक। लेबर चौक क्या है, देखो ऐसी जगह जहाँ दिहाड़ी मजदूर काम की तलाश में इकट्ठा होते हैं। फिर से सुन लीजिएगा, लेबर चौक वो होता है ऐसी जगह पे जहां दिहाड़ी मजदूर काम की तलाश में इकट्ठा होते हैं, उसी को कहते हैं। लेबर चौक पर जो मजदूर रहते हैं उनमें से अधिकतर अपने रहने की अस्थायी व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, इसलिए मजदूर काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पे मतलब घूमते रहते हैं, फिर इकट्ठा होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ो, सही विकल्प चुनो। बुनकरों की सहकारी संस्था व्यापारी के ऊपर निर्भरता काम करने की एक साधन है। व्यापारी की आमदनी बढ़ाने का जरिया है। मतलब इसे पूछा है कौन सा, नहीं देखो भाई, बुनकरों की एक सहकारी संस्था व्यापारी के ऊपर निर्भरता कम करने की एक साधन, ये तो सही है। और व्यापारियों की आमदनी बढ़ाने का जरिया है, नहीं ये तो गलत है। तो जिसमें बी होगा वो गलत कर देंगे। देखो ये सारे गलत हो जाए, तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन ए ही तो होगा, राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। अगला हमारा 34 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प को चुनना है। मतलब किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता है, किसी भी जो देश है उसको पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। व्यक्ति और समुदाय सदैव लोकतंत्र के नए अर्थ देने का प्रयास करते हैं। देखो ए भी सही है और आर भी सही है, ए आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या है। आर जो है वो एक ही सही व्याख्या है, तो इसका राइट आंसर जो था ऑप्शन ए था। अगला हमारा क्वेश्चन है, जेंडर असमानता का समाधान के स्तर पर करने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है, परिवार, समाज और सरकार। देखो जेंडर असमानता का समाधान करने के लिए परिवार और समाज और सरकार को मतलब उनको ये करना चाहिए कि उनमें से जो असमानताएं हैं उसको अलग करें। बहुत से लोग हैं, देखो पुरुष महिलाएं मतलब इस समझ लीजिए गर्ल हो गई बॉय हो गई। बहुत से लोग हैं लड़कियों को पढ़ने कहीं नहीं बाहर नहीं भेजते, और बहुत से लोग हैं लड़कों अपने मतलब 2 ही बच्चे होंगे उनको बाहर भेज देंगे। तो ये असमानताएं तो ही हैं। और जैसे अब हम देखो शुरू से अपनी मम्मी को घर में काम करते हुए देखे और अपने पापा को बाहर जाते हुए काम करते, तो ये सब मतलब जेंडर रूढ़िवादिता का ही वो है ना। लेकिन हमें इसे कम करने में कौन मुख्य मतलब भूमिका निभाता है, तो परिवार निभाता है, समाज निभाता है, सरकारी तो निभाता है, समाज ही लोग तो परिवार वाले ही तो इसको बढ़ावा दिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, इसको कम करने की जरूरत है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। देखो हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, हमारा मौलिक अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है हमारा, भाई देखो ये संपत्ति का अधिकार को अब हटा के कानून का अधिकार बना दिया गया। हमारे 6 मौलिक अधिकार है, इसको हटा के तो इसको यही राइट आंसर। प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करना, हाँ मौलिक अधिकार है हमारा, क्योंकि देखो 14 से लेकर 22 मतलब 6 से लेकर 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा देना मतलब मौलिक अधिकार में जोड़ा गया है। अब हम मौलिक अधिकार के बारे में देख लेते हैं ताकि आप क्वेश्चन गलत ना करें। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का विवरण है। इन्हें भारत का अधिकार पत्र या फिर मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। वर्तमान में संविधान के तहत नागरिकों को मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है ये अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 तक।
देखो, मूल संविधान में सभी नागरिकों को अनुच्छेद 19 के तहत 7 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा के 19(1) को 44वें संविधान संशोधन से हटा दिया गया और 300(a) के तहत क्या कर दिया गया है, कानूनी अधिकार या फिर विधिक नियम बना दिया गया, मैंने जैसे आपको बताया। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन है, स्कूल। स्कूल होता है, स्कूलों में मध्याह्न मतलब देखो जो मिड डे मील हो गया, दोपहर में स्कूल में भोजन नहीं मिलता, भोजन की योजना का प्रावधान निम्नलिखित में से भारतीय नागरिकों को प्राप्त किस मौलिक अधिकार का विस्तार है? कौन सी मौलिक अधिकार का विस्तार है? तो जीवन का अधिकार तो है, राइट टू लाइफ। बहुत से बच्चे होते हैं जो देखो गवर्नमेंट स्कूल में एकदम मतलब सरकारी स्कूल जो हुआ, प्राइमरी स्कूल में वही बच्चे पढ़ते हैं जिनके माँ बाप अच्छे से अफोर्ड नहीं कर सकते स्कूल वगैरह। अब आप पूछो नॉर्मल लोग तो नहीं पढ़ा पाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे अपने बच्चे को, तो उनको आराम से खाना भी दिया जा रहा है, पढ़ाई भी, तो जीवन का अधिकारी ही तो हुआ, राइट टू लाइफ ही तो हुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ, राइट टू लाइफ हुआ। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर का, इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल। इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल, यह मुहावरा भारत की न्याय व्यवस्था से जुड़ी निम्नलिखित में से किस समस्या को दर्शाता है? तो कौन सी? नौकरशाही में लाली फिताशाही नहीं, ये नहीं। न्यायालयों द्वारा सुनवाई खत्म करने में अप्रत्याशित देरी होना। देखो कोई भी जैसे कोई भी चीज़ होता है ना, तो उन्हें जल्दी से जल्दी सुनवाई करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे केस धीरे धीरे पेंडिंग में ही पड़ा रहता है। तो बहुत इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का मतलब, अगर आप कोई आदमी, देखो नॉर्मल सी बात है, कोई आदमी किसी को मार दिया है, फिर जान से नहीं मारा है, गलती से मार दिया है, तो वो जेल में बंद है, वो अब ये लोग इंसाफ कर नहीं रहे हैं, उसके बारे में पता नहीं कर रहे हैं, वो बूढ़ा हो गया, उसकी एज हो गई, जब लास्ट में जब ये सुनवाई करती है तो कितने साल तक जिएगा? 10-5 साल जो जीना था उसको 1-2 साल में चल बसेगा। तो न्यायालय द्वारा सुनवाई खत्म करने की अप्रत्याशित देरी होना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ। अगला क्वेश्चन है 2006 में लागू हुआ वन अधिकार अधिनियम एक ऐसा कानून है जो किसकी रक्षा करता है? अनुसूचित जनजाति, पेपर मिल्क मालिक, जानवर अधिकार कार्यकर्ता, वनवासी। क्यों किसकी करता है आप लोग बताइए? वनवासी, मतलब वनवासी जो लोग हैं उनका तो करता है। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट वाला वो अनुसूचित जनजाति इनका भी करता है, क्योंकि काफ़ी एसटी लोग जो होते हैं ना, वो लोग मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स, वो लोग वनों में ही तो रहते हैं। अगर हम वन को काट देंगे तो वो लोग कैसे रहेंगे, और वनवासी लोग भी कैसे रहेंगे? तो इसमें फर्स्ट मतलब सेकेंड ए बी दोनों सही है। इसमें जिसमें ए बी सही होगा वही होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ए बी, ये दोनों सही है। अगला 40 नंबर का क्वेश्चन है, 40 नंबर वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति को अनुभव करने के लिए साथ हास्याकरण प्रायः संबंधित होता है? हास्याकरण किससे संबंधित होता है? अभाव व वंचन, हाँ बिल्कुल अभाव या वंचन से होता है। और ऑप्शन भेदभाव, हाँ बिल्कुल, कोई ऊंचे नीचे का, कास्ट वाइज, ये सब का तो मतलब भेदभाव होता ही। तो इसका राइट आंसर ए और बी होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हुआ। तो ये सारे क्वेश्चन थे 40 नंबर। अब पेडागोजी स्टार्ट हो जाते हैं। पेडागोजी की क्लास में कराऊंगी आपको, सिर्फ लास्ट में 3-4 क्लास कराऊंगी और आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगी। प्लीज़ वीडियो बताइएगा कैसा है, कमेंट ज़रूर से करिएगा, लाइक भी करिएगा, शेयर भी, चैनल को सब्सक्राइब भी। थैंक यू।